ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ये लिखा हुआ है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में जानने से पहले हम लोगों को पहले अपने पिछले टॉपिक्स को थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। उसमें से जो टॉपिक शुरुआती हमारा सेकंड यूनिट का काम कहाँ से हुआ था, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य से हुआ था। कहाँ से हुआ था? डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य से हुआ था। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी गतिशील कण जो v वेग से चल रहा है उसके साथ एक तरंग संबद्ध होती थी। डी ब्रॉगली ने बताया था, कब? 1924 में डी ब्रॉगली ने हमको बताया था कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है, जिसका प्रायोगिक सत्यापन किया था डेविसन तथा गर्मर ने 1925 में कि हाँ, डी ब्रॉगली ने जो कहा था वो सत्य है। ठीक है, उसको उसने प्रूफ किया था। ठीक है, उसके बाद 1925 के बाद आ जाता है आपका 1927 में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, इसी के बीच में एक बात और आई थी। क्या आई थी कि श्रोडिंगर ने यह बताया था कि कोई भी कण जैसे गतिशील है तो उसके साथ केवल डी ब्रॉगली के अनुसार जो कहा गया था कि केवल एक कण एक तरंग संबद्ध होती है, ऐसा नहीं होता। उस गतिशील कण के साथ बहुत सारी तरंगें जिनकी आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, वे सभी तरंगें संबद्ध होती हैं। यानी किसी भी गतिशील कण के साथ एक तरंग संबद्ध नहीं होती। अगर एक संबद्ध होती ना तो वो तरंग जो है ना इससे आगे निकल जाती, कण को पीछे छोड़कर, क्योंकि इसकी स्पीड कण की स्पीड से ज्यादा होती है। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो श्रोडिंगर ने बताया था कि एक गतिशील कण के साथ एक तरंग संबद्ध न होकर तनिक भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य तथा भिन्न भिन्न आवृत्ति वाली कई तरंगें संबद्ध होती है। अब किसी एक बिंदु पर कई सारी तरंगें एक साथ आके मिलेंगी। मान लेते हैं कि इस कण पर दो तरंगें मिल रही हैं, एक तरंग ये और दूसरी तरंग ये, तो जिनका तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में थोड़ा थोड़ा सा ना अंतर रखना है। तो जब बहुत सारी ऐसी 8-10 तरंगें एक जगह पे आके मिलेंगी तो क्या होता है? तरंगों का अध्यारोपण होता है, और अध्यारोपण के बाद क्या बनती है? परिणामी तरंग बनती है। तो जब बहुत सारी तरंगें आपस में मिलती हैं, एक गतिशील कण से होकर गुजरती हैं, तो उन सबका क्या होता है? सुपरपोजिशन होता है, अध्यारोपण होता है। और उस अध्यारोपण के फलस्वरूप परिणामी तरंग का निर्माण होता है ना, y1 + y2 = y। ये परिणामी तरंग का समीकरण होता है। ठीक है, तो परिणामी तरंग का निर्माण होता है। तो ये जो परिणामी तरंग होती है ना, जो अध्यारोपण के स्वरूप गतिशील कण के लिए केस थोड़े अलग हैं। ठीक है, तो जो परिणामी तरंग बनती है ना उसका रूप ऐसा होता है, उसका शेप ऐसा होता है, परिणामी तरंग का शेप ऐसा होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनना। जब तरंगें, अब बहुत सारी तरंग है, उनकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग है, उनकी आवृत्ति अलग अलग है, एक ही बिंदु पर मिल रही है, तो कभी कभी ऐसा होगा वो तरंगें बढ़ रही हैं, तो किसी समय पे ऐसा होगा कि दोनों जो तरंगें, अभी दो ही तरंग ले रहा हूँ, कभी कभी कैसा होगा कि जो दोनों तरंग हैं उनके शीर्ष और शीर्ष एक साथ पढ़ेंगे और गर्त एक साथ पढ़ेंगे, यानी उनमें संपोषी व्यतिकरण होगा। और कभी कभी किसी पॉइंट पे ऐसा भी हो सकता है कि एक तरंग का शीर्ष दूसरे तरंग के गर्त से मिलेगा, जिसको विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो यही है कि जहां पे दोनों तरंगों के बीच संपोषी व्यतिकरण होगा वहां पे आयाम अधिकतम प्राप्त होगा। देखिए ये आयाम अधिकतम प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, और फिर आयाम कम होते जाएगा, और जहां पे विनाशी व्यतिकरण होगा वहां पे आयाम 0 हो जाता है, फिर बढ़ेगा, फिर यहाँ संपोषी व्यतिकरण के नाम से आयाम अधिकतम, फिर आयाम न्यूनतम। ठीक है, तो ये जहां पे आयाम न्यूनतम या 0 होते हैं ना, 0 होता है उसको हम बोलते हैं नोड। ठीक है, जैसे कि ऐसे ही, यानी ये ऐसे ही होता है, कम से अधिक, फिर 0, फिर अधिक, फिर 0। तो ये संपोषी व्यतिकरण के कारण अधिकतम पॉइंट प्राप्त होता है, और विनाशी व्यतिकरण के कारण न्यूनतम प्राप्त होता है। हमको ना इतना डीप में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है पता है? क्योंकि हम सिर्फ तरंगों का अध्यारोपण पढ़ रहे हैं, व्यतिकरण और विवर्तन हमारे सेकेंड ईयर के सिलेबस में था, इसलिए हमको नहीं जाना है। ठीक है, तो समझ आया? अभी सिर्फ इतना याद रखोगे, दो तरंगें मिलती हैं, किसी गतिशील कण से होकर गुजरती हैं, और उनके बीच अध्यारोपण होता है और परिणामी तरंग का निर्माण होता है। और ये परिणामी तरंग का जो निर्माण होता है ना, उनका रूप ऐसा होता है। तो देखो यहाँ 0 हुआ है, यहाँ भी 0 हुआ है आयाम, तो ये इसी को हम बोलते हैं पैकेट। एक पैकेट, फिर दूसरा पैकेट, फिर तीसरा पैकेट, फिर चौथा पैकेट। यानी ये तरंगे जो होती है ना, जो कई तरंगों के मिलने से अध्यारोपण के पश्चात जो परिणामी तरंग आती है ना, वो पैकेट के रूप में आगे बढ़ती है। इसी को हम लोग बोलते थे वेव पैकेट। ठीक है ना, सिंगल तरंग के वेग को मैंने क्या बोला था? तरंग वेग।
और वेव पैकेट, ये पैकेट जिस वेग से बढ़ेगा उसको मैं बोलूंगा समूह वेग। तो ये भी पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके थे कि कला वेग और समूह वेग किसे कहते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये वेव पैकेट जो कॉन्सेप्ट हमारा आया था ना, वो यही है कि बहुत सारी तरंगे मिली, फिर छोटा छोटा पैकेट बना दी और वो पैकेट के रूप में आगे बढ़ी, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। अब ना इस कण के साथ एक तरंग संबद्ध ना होके ये क्या है, इसके ऊपर से ऐसा एक वेव पैकेट गुजर रहा है, यानी ये जो कण है ना हमेशा इस वेव पैकेट के अंदर होगा। अब आते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के ऊपर। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हुआ है ना, तभी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत तो तुम लोग को अच्छे से समझ आएगा। देखो हाइजेनबर्ग ने क्या किया था, डी ब्रॉगली का जो सिद्धांत था ना, उसके आधार पर अपना भी एक सिद्धांत दिया जिसे हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ने डी ब्रॉगली के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपने अनुसार भी एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार सूक्ष्म स्तरीय तौर पर किसी भी क्षण किसी भी गतिशील कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ निर्धारण कर पाना असंभव है। क्या बोला था, जैसे ये कण है और ये सूक्ष्म स्तरीय तौर पे, यानी एक उदाहरण देखो आप लोग, कुछ सूक्ष्म स्तरीय और स्थूल स्तरीय का मतलब समझो। स्थूल यानी कोई बड़ा पिंड या पूरा पदार्थ, और सूक्ष्म यानी बहुत उसका छोटा सा पार्ट। जैसे बोल सकते हैं पदार्थ को मैं स्थूल मानूंगा और इलेक्ट्रॉन को सूक्ष्म मानूंगा क्योंकि उसके अंदर में है। तो हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी भी बड़े पिंड या स्थूल पिंड की स्थिति और संवेग का हम लोग किसी भी उपकरण से आसानी से मेजरमेंट ले सकते हैं, यानी हम उसकी स्थिति को और संवेग को नाप सकते हैं कि ये यहाँ पर रखा हुआ है तथा ये इस वेग से चल रहा है, समझ लो। यानी ये यहाँ स्थिति और संवेग का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पर अभी किस पोजीशन पे है का मतलब वो उसकी स्थिति बता देगा, और वो किस वेग से चल रहा है उसका संवेग बता देगा। लेकिन ये ना किसी बड़े पिंड के लिए ही ये दोनों का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। लेकिन जब हम सूक्ष्म स्तर पर चले जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन के स्तर पर चले जाते हैं, ऐसे ही छोटे कणों के स्तर पर चले जाते हैं, तो सूक्ष्म स्तर पर जाते हैं तो ये पता चलता है, हाइजेनबर्ग के अनुसार ये पता चला कि यदि किसी क्षण आप उसकी स्थिति को अच्छे से नाप सक रहे हैं तो आप उसके संवेग को अच्छे से नाप नहीं सकेंगे। अगर आप संवेग को अच्छे से नाप सक रहे हैं तो आप उसकी स्थिति को अच्छे से नाप नहीं सकेंगे। तो यही इसी को हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। फिर से बोल रहा हूँ डेफिनेशन के रूप में, हाइजेनबर्ग ने बताया कि सूक्ष्म स्तरीय तौर पर किसी भी गतिशील कण की स्थिति तथा संवेग का निर्धारण एक साथ कर पाना असंभव है। यदि हम स्थिति का निर्धारण निश्चितता के साथ करते हैं तो उसके संवेग में अनिश्चितता आ जाती है, और अगर हम संवेग का निर्धारण माप रहे हैं, अगर संवेग को आप अच्छे से माप पा रहे हो ना तो आप स्थिति को नहीं नाप पाओगे। संवेग में को निश्चित तौर पे एक्यूरेसी के साथ नापोगे तो स्थिति में अनिश्चितता आ जाएगी। यानी इसका मतलब यह है कि अगर स्थिति को अच्छे से नाप पाओगे तो संवेग में अनिश्चितता आएगी, और संवेग को अच्छी तरह से नाप पा रहे हो तो स्थिति में अनिश्चितता आती है। ये किसी भी सूक्ष्म स्तरीय कण के किसी भी दो क्वांटिटी को हम एक साथ एकदम एक्यूरेसी से नहीं नाप सकते। एक को अच्छे से नापने की कोशिश करोगे तो दूसरे में कुछ न कुछ कमी या त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। इसे ही कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। क्लियर? तो ये आपका सिर्फ ऊपर से ओवरव्यू था, अभी थोड़ा और डेफिनेशन के फॉर्म में ओवरव्यू में इसका देता हूँ। फिर हाइजेनबर्ग ने पहला तो तुम लोग पहले पैराग्राफ में क्या लिखोगे, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में जो अभी मैं बताया सेम टू सेम उसको वीडियो को रिपीट कर लेना, ठीक है। अब उसकी परिभाषा तुम लोग को पेपर में कैसे लिखना है। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पहले ये पूरा बता देना कि एक को अच्छे से नापते हैं तो दूसरे में अनिश्चितता आ जाती है, इसी को ही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। बाद में हाइजेनबर्ग ने यह भी बताया कि अगर हम किसी गतिशील कण की स्थिति में परिवर्तन को नापते हैं, ठीक है, डेल एक्स को नापते हैं और संवेग में परिवर्तन को नापते हैं, ठीक है, तो जो इनमें अनिश्चितता होती है स्थिति में अनिश्चितता डेल लगाए ना, यानी वो स्थिति में अनिश्चितता बता रहा है। अगर हम किसी गतिशील कण की स्थिति में अनिश्चितता को नापते हैं
और संवेग में अनिश्चितता को नापते हैं तो दोनों का जो गुणनफल होता है ना, स्थिति में अनिश्चितता का गुणनफल और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल जो होता है h/2 की कोटि का होता है। फिर से बोल रहा हूँ, हाइजेनबर्ग ने यह बताया कि यदि किसी गतिशील कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल x है तथा संवेग में अनिश्चितता डेल y है, डेल p है, तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है, यानी स्थिति में अनिश्चितता तथा संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल होता है वो सदैव h/2 की कोटि का होता है। और इसी h/2, h तो प्लांक कांस्टेंट है, पता है तुम लोगों को 6.6 × 10⁻⁴ होता है, और बटे 2 तो ये एक नया कांस्टेंट बन जाता है। इसको कभी कभी आप लोग ना h क्रॉस लिख देते हैं, ठीक है। तो स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता के गुणनफल को पहले क्या बताओगे, हाइजेनबर्ग ने बताया कि स्थिति को अच्छे से नापोगे तो संवेग में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाएगी, संवेग को अच्छे से नापोगे तो स्थिति में अनिश्चितता हो जाएगी। ये तो सिर्फ परिभाषा बता दी है, यही अनिश्चितता का सिद्धांत है करके। उसके बाद ये बताना कि उसने और क्या बताया, तो उसने यह बताया कि स्थिति में अनिश्चितता तथा संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल होता है वो सदैव h/2 की कोटि का होता है। या फिर ये भी बोल सकते हैं अगली लाइन में, उसके बाद एक लाइन चेंज करना, फिर इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। ये लिखने का एक तरीका है ना, इसको याद करना पड़ेगा तुम लोगों को। उन्होंने यह भी बताया कि स्थिति में अनिश्चितता तथा संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल होता है या तो वो h क्रॉस की कोटि का होता है, पहले की 2 लाइन में लिखे, अगली लाइन में लिखे क्या लिखोगे, उनका जो गुणनफल होता है वो सदैव h×2 से बड़ा होता है, ठीक है। डेल x बटे डॉट डेल p स्थिति में अनिश्चितता तथा संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल होता है ना, सदैव h×2 से कम कभी नहीं हो सकता, हमेशा ज्यादा होता है। कुछ नहीं किया, यहाँ h×2 था ना, बराबर बोला था कि बराबर की कोटि का होता है। अब इसमें डिवाइड कर दोगे 2 से तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, तो वही छोटे का चिन्ह लगाए। इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत डी ब्रॉगली के आधार पर उन्होंने बताया कि संवेग में अनिश्चितता और स्थिति में अनिश्चितता के गुणनफल h/2 की कोटि का होता है, या फिर h क्रॉस की कोटि का होता है, या फिर हमेशा h×2 से ये हमेशा ज़्यादा होता है, उससे कम नहीं होता। ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है, ठीक है। तो ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का मैथमेटिकल डेरिवेशन है, जो हम लोग पीछे पढ़े ना, डेल x डॉट डेल p इज इक्वल टू, ये पढ़े ना, डेल x डॉट डेल p इज इक्वल टू h/2 या इसी को हम लोग h क्रॉस भी बोलते हैं, ठीक है, जो पढ़े। तो उसी का मैथमेटिकल व्यंजक ये निकाल रहे हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसको जब पढ़ोगे ना तो इसको सिर्फ वही चीज़ें पढ़ना जो तुम्हारे काम की होंगी, है ना। जैसे कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत की परिभाषा पहले याद कर लेना कि हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि किसी भी गतिशील कण की अगर हम स्थिति में परिवर्तन को अच्छे से नोट कर सकते हैं तो फिर उसके संवेग में परिवर्तन को जब हम नोट करेंगे तो कोई ना कोई त्रुटि उसमें उत्पन्न हो जाएगी। अगर हम संवेग में परिवर्तन को अच्छी तरह से नोट कर लेते हैं तो स्थिति में परिवर्तन को अच्छे से नोट नहीं कर पाएंगे, यानी उसमें कोई ना कोई त्रुटि आ जाएगी। यही अनिश्चितता बताई गई, इसी को हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या किया, वेव पैकेट की बात होती है ना, वेव पैकेट की बात होती है, यानी बहुत सारी तरंगों के अध्यारोपण की बात होती है। तो ये माना है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, माना कि ये थ्योरी तुम लोग पढ़ लेना, ये 2 तरंगे लिया हुआ है। एक तरंग जो मैंने ब्लैक बोर्ड में बनाया था ना, पहली तरंग को मैं ψ1 समीकरण से देता हूँ, वहाँ y1 y2 देते थे ना, यहाँ ψ1 ψ2 दे दिया है, y1 y2 भी तुम लोग लिख सकते हो। तो ψ1 इज इक्वल टू a sin ωt - kx, ये सरल प्रगामी तरंग का समीकरण होता है, कल बताया था। 2 तरंग ले रहे हैं ना, तो एक ये तरंग, और जब नोट्स बनाओगे तो इसको नीचे लिखना कि माना कि 2 समतल प्रगामी तरंग है, जिसमें कि पहली तरंग की आवृत्ति वहाँ पे हम लोग ω1 और k1 लिए थे, ω2 और k2 लिए थे, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया, एक का ω और k ले लिया और दूसरे को क्या किया, इससे थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया कि माना पहली तरंग का जो कोणीय आवृत्ति ओमेगा है तथा संचरण नियतांक k है, तथा दूसरी तरंग का जो कोणीय आवृत्ति है ओमेगा में से डेल ओमेगा बढ़ा देना, उससे डेल ओमेगा अधिक है तथा संचरण नियतांक k प्लस डेल k है ना। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, पहली तरंग का साई इज इक्वल टू a sin ωt - kx। 1 2 लेता तो ज़्यादा आसान बनता, तुम लोग वैसे भी बना सकते हो इसको, ठीक है। और दूसरी का क्या हो जाएगा, a sin ओमेगा प्लस डेल ओमेगा t
माइनस के प्लस डेल के एक्स, यानी जो दूसरी तरंग है ना उसकी आवृत्ति और संचरण नियतांक इससे थोड़े से ही ज़्यादा हैं, ज़्यादा परिवर्तन नहीं है बता रहे। अब इन दोनों का क्या होगा, अध्यारोपण होगा, है ना, इनका क्या होगा, अध्यारोपण होगा। अध्यारोपण के बाद एक परिणामी तरंग बनेगी, उस परिणामी तरंग का हम लोग समीकरण निकाल रहे हैं। तो साई इज इक्वल टू साई वन प्लस साई टू, या इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये फर्स्ट टर्म हुआ प्लस सेकेंड टर्म हुआ, ए कॉमन निकाल देना। फिर तुम लोग जो पीछे में एक सूत्र बताया था पिछले टॉपिक में चल देना, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ए तो कॉमन निकल गया था, 2 साइन सी प्लस डी, यानी ये प्लस ये पूरा बटे 2 माइनस, ठीक है, ये यहाँ, ठीक है, पूरा। उसके बाद कॉस सी माइनस डी, कॉस लगा यहाँ पे। उसके बाद ये पूरा सी और ये पूरा माइनस डी बटा 2, ठीक है। तो ये तुम लोग ना मैथमेटिकल है, तुम लोग इसको करना। यहाँ 1 2 3 4 5 6 टर्म हैं, तो ओमेगा ओमेगा वाला 2 है, के वाला 2 है, तो 6 में से 4 टर्म हो जाएंगे, 1 2 3 4, साइन वाले में ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको तुम लोग बना के देखना, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में बनाते नहीं बनता है इसको। उसके बाद क्या करना, ओमेगा वाले को एक तरफ करना, के वाले को एक तरफ करना, तो एक जगह टी आ जाएगा, दूसरे में एक्स आ जाएगा कॉमन। अरेंजमेंट है, तुम लोग कर लोगे, बताया था ना, मैथ्स के मास्टर माइंड हो। उसके बाद कॉस वाले के साथ भी ऐसे ही हल करना, ठीक है। तो तुम्हारा डेल ओमेगा बाई 2t आ जाएगा, डेल के बाई 2t आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया इसने, अब देखो ओमेगा प्लस डेल ओमेगा बटे 2t आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये बता देना, क्योंकि डेल ओमेगा वो छोटी राशि है ना, उसमें 2 का भाग भी करोगे तो और छोटी हो जाएगी, यानी ओमेगा में उसको जोड़ो ना जोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगली लाइन से उसको हटा देना, 2a साइन ओमेगा प्लस वाला ये वाला पूरा टर्म हटा देना, सिर्फ ओमेगा टी कर देना, बता देना ये बहुत छोटा होता है, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे के में डेल के बाई 2 जोड़ोगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा के में, तो सिर्फ उसका क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये ओमेगा टी और इधर के एक्स हो जाएगा, और कॉस वाला जोड़ है वो साथ में चलते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब तरंग का समीकरण हम लोग पढ़ते हैं तो साइन वाला पीछे रहता है, कॉस वाला आगे रहता है, सॉरी साइन वाला पीछे रहता है, बाकी जो भी आता है उसको हम लोग आगे लिखते हैं। तो ये साइन वाला जो टर्म था ना, ये वाला इसको पीछे कर देना, और ये वाला जो भी टर्म था उसको 2a के साथ रख देना। अब हम लोग पढ़े ना, 2 तरंगों का अध्यारोपण होता है, तो जो नई तरंग बनती है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के आगे जो होता है उसको हम लोग आयाम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लो, जो परिणामी तरंग का तुम्हारा समीकरण आया है ना, उसमें साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के सामने ये पूरा टर्म है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इस परिणामी तरंग यानी 2 तरंगों के अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग या तरंग पैकेट जो बना ना, उसका क्या हो गया, ये आयाम हो गया, परिणामी तरंग का आयाम है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा, ये समझने वाली चीज़ है। स्पष्ट है कि तरंग पैकेट का विस्तार अर्थात कण की स्थिति में अनिश्चितता, देखो तरंग पैकेट ऐसा बना था, है ना, ऐसे ऐसे बना था, आगे बढ़ते जा रहा था, ऐसे तरंग पैकेट, है ना। तो इसमें क्या है, इसी के अंदर कण को रहना है, इसी के अंदर कण को रहना है। तो कण ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से कहाँ तक रह सकता है, यहाँ आयाम 0 था, यहाँ आयाम 0 था, और यहाँ पे अधिकतम था, तो इसको हम लोग एक पैकेट बोलते हैं। तो एक पैकेट के अंदर जो तरंग है, जो कण है, गतिशील कण है, वो इसके अंदर कहीं भी रह सकता है। तो उसकी स्थिति की अधिकतम अनिश्चितता कितनी होती है पता है, इस बिंदु से लेके इस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है ना, वही स्थिति में अनिश्चितता है, ठीक है। जैसे मैं पेन के लिए, पेन की लीड के लिए 2 पॉइंट बना दिया, और मैं पेन को यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ले जा रहा हूँ, और मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि इसके आगे मेरी पेन नहीं बढ़ेगी, इससे आगे मेरी पेन नहीं बढ़ेगी, तो मेरी स्थिति में सबसे ज़्यादा स्थिति की अनिश्चितता कितनी हो जाएगी, इतनी होगी ना। तो वही स्थिति की अनिश्चितता है। अभी तुम लोग सिर्फ इतना याद रखोगे, एक कण है, उसके साथ एक तरंग पैकेट संबद्ध है, तो ये कण जो है ना, इस पैकेट के अंदर कहीं भी रह सकता है। तो इसकी स्थिति में अधिकतम अनिश्चितता कितनी होती है, डेल एक्स से लिखते हैं, और संवेग में अनिश्चितता को हम लोग लिखते हैं डेल पी से। और जो ये तरंग बन रही है ना, सामान्य तरंग की तरंग दैर्ध्य को तुम लैम्डा लेते हो, और ये जो तरंग है ना, इसमें मान ले 2 तरंग ली हो ना, 2 पैकेट बना देता हूँ मैं, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो मेरा जो परिणामी तरंग बना ना, ऐसा बना है, और जो परिणामी तरंग का तरंग दैर्ध्य मैं मान लेता हूँ लैम्डा एम।
सामान्य तरंग का लैम्डा लेते हो। अब दो तरंगें मिल गई तो उसका परिणामी तरंग दैर्ध्य कितना हो गया, लैम्डा एम हो गया। तो कण कहाँ से, एक पैकेट की लंबाई कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना है, लैम्डा एम है। और एक पैकेट की लंबाई कितनी हो जाएगी, लैम्डा एम बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, तो किसी पैकेट में कण कहाँ से कहाँ तक रह सकता है, या तो यहाँ से लेके यहाँ तक रह सकता है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो रह सकता है। तो वही बोल रहा है कि स्थिति में जो अनिश्चितता होगी वो कितनी होगी, कण की स्थिति में अनिश्चितता, इस चित्र में कण यहाँ से लेके यहाँ तक रह सकता है, इसलिए बोला लैम्डा एम बटे 2 तक वो रह सकता है। तो स्थिति में अधिकतम अनिश्चितता कितनी हो सकती है, लैम्डा एम बाई 2 हो सकती है। ये टॉपिक थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ तुम लोग को रटना भी पड़ेगा। ठीक है, अब डेल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एम बाई 2। ठीक है, यह लैम्डा इज इक्वल टू, अब जैसे तुम लोग संचरण नियतांक जानते हो ना, के इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा होता है संचरण नियतांक। तो यहाँ परिणामी तरंग का ले रहे हो ना, तो संचरण नियतांक को परिणामी तरंग का के एम ले लेना, ये लैम्डा एम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई के एम हो जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे मान रखा हुआ है। देखो सबसे पहले तो क्या बताया, डेल एक्स यानी कण की अधिकतम अनिश्चितता कितनी होगी, लैम्डा एम बाई 2, यानी वो यहाँ से यहाँ तक रह सकता है, फिर दूसरा पैकेट चालू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लैम्डा एम का मान, क्योंकि के का मान कितना होता है, 2 पाई बाई लैम्डा होता है, तो लैम्डा एम का मान कितना होगा, 2 पाई बाई के एम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ तुम लोग को याद रखनी है कि के एम का मान जो होता है ना, डेल के बटा 2 होता है, डेल के बटा 2 होता है। फिर जब ये पूरा कैलकुलेशन, इसको पूरा कैलकुलेशन करोगे और उसको डेल जो आएगा उसको डेल एक्स से इधर तिर्यक गुणा कर दोगे ना, तो क्या आ जाएगा, डेल एक्स तो पहले से इधर था, डेल के ये वाला जो है ना वो नीचे आ जाएगा, तो डेल एक्स इंटू डेल के इज इक्वल टू सिर्फ यहाँ 2 पाई बचेगा। कितना बचेगा, 2 पाई, क्योंकि एक 2 और एक 2 कैंसिल हो जाएगा, बस एक 2 बचेगा, तो ये डेल एक्स डेल के इंटू 2 पाई बचेगा। क्लियर, तो ये तेरा आया डेल एक्स, तुम्हारा आया डेल एक्स डेल के इज इक्वल टू 2 पाई आया। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, डेल एक्स डॉट डेल पी का मान निकालना है। ठीक है, तो और हमारे पास क्या आ गया है, डेल एक्स और डेल के का मान है, तो के से हम ना पी बनाएंगे, के से क्या बनाएंगे, पी बनाएंगे। तो वही प्रोसेस चल रहा है, के से पी लाने का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, यानी डेल के की जगह हमको डेल पी लाना है। तो के इज इक्वल टू संचरण नियतांक 2 पाई बाई लैम्डा होता है, हम जानते हैं, लिख देना। फिर लैम्डा से हमको पी लाना है, क्योंकि पी लाना है ना अपने को, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ब्रॉगली के अनुसार लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है। पी को ऊपर कर दो तो 2 पाई पी बाई एच हो जाएगा। अब देखो ये डी डेल के है ना, तो इस तरफ डेल लगा देना, इधर डेल लगाओगे तो इधर पी में भी डेल लग जाएगा, क्योंकि 2 पाई बाई एच क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो के में डेल लगाओगे तो पी में डेल लग जाएगा। तो अगर संवेग में अनिश्चितता डेल पी है तो इस वाले समीकरण से क्या हो जाएगा, डेल के बराबर 2 पाई बाई एच डेल पी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब ये डेल एक्स था ना, वहाँ डेल के था, तो डेल के का मान अभी हम लोग पीछे से निकाले ना, उसी डेल के मान को पूरा यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ 2 पाई कैंसिल हो गया ना, और सिर्फ क्या आया, एच आया। ठीक है, यहाँ एच बाई 2 पाई आना चाहिए था, शायद कोई मिस्टेक है बुक में, इसको फिर हम लोग ना अरेंज कर लेंगे। ठीक है, यानी इसका बोलने का मतलब ये है कि डेल एक्स और डेल पी का जो गुणनफल है क्या है, एच है, यहाँ एच बाई 2 पाई आना चाहिए था, है ना कुछ यहाँ बुक में मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, तो तुम लोग क्या मान के चलना, डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल टू एच बाई 2 पाई है, एच बाई 2 पाई। तो देखो एच भी कांस्टेंट होता है और नीचे का 2 पाई भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल पी को नीचे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स और पी एक दूसरे के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यही तो बता रहा है कि क्या, कि अगर एक्स को आप अच्छे से नाप सकते हैं तो पी की, अगर आप x को अच्छे से निश्चितता से नाप सकते हो तो p को क्या हो जाएगा, अनिश्चितता से नाप पाओगे, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती हो गया ना, x जितना अच्छे से करोगे p उतना ही अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो वही अपने को बताना था यहाँ पे, फिर से बोल रहा हूँ, ये देखो डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल टू एच बाई 2 पाई लगभग बराबर डालना। ठीक है, ये नियतांक है ना, तो अगर डेल एक्स को मैं ऐसा करूँ एच बाई 2 पाई इंटू डेल पी करूँ, इसका मतलब ये है कि अगर स्थिति में अनिश्चितता
और संवेग में अनिश्चितता। अगर स्थिति में अनिश्चितता ज़्यादा है तो संवेग में अनिश्चितता कम है। इसका मतलब स्थिति को तुम अच्छे से नाप रहे हो तो संवेग को अच्छे से नहीं नाप पाओगे। ऐसे ही अपोजिट कर लेना p के बारे में और x के बारे में। तो यही आपके हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत है। अर्थात कण की स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितताओं का जो गुणनफल होता है ना, प्लांक नियतांक h की कोटि का होता है। इसको h भी लिखते हैं, h/2π भी लिखते हैं, h क्रॉस भी लिखते हैं, याद रखना, ठीक है। या उसमें बटे में 2 लगा दोगे तो पीछे में बताया था ग्रेटर देन का निशान लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। किसके फॉर्म में? स्थिति और संवेग के फॉर्म में। इसके 2 रूप और आते हैं, लेकिन ये जब तुम लोग ऑफलाइन आओगे ना, इतना आईएमपी नहीं है तो मैं थोड़ा बता दूंगा। लेकिन इस टॉपिक को मैं डबल नहीं बताऊंगा ऑफलाइन, क्योंकि ना टाइम बहुत ज़्यादा होते जाएगा और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बहुत कुछ तुम लोग को ना रटना ही पड़ेगा। जितना मेरे से हो पाया मैं पूरा इसको ना एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है। ये तरंग पैकेट का सिद्धांत अच्छे से याद रखना। ये क्या है, 2 तरंगें मिली हैं, तो 2 तरंगें जब मिलती हैं ना तो कहीं पे क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है तो आयाम 0 हो जाता है। फिर थोड़े समय के बाद उनके बीच समपोषी व्यतिकरण होता है तो आयाम अधिकतम हो जाता है, फिर 0 हो जाता है, फिर अधिकतम हो जाता है, फिर 0 हो जाता है। तो एक पैकेट टाइप के बन जाते हैं ये। और एक पैकेट की लंबाई क्या होती है, जैसे अभी हमने 2 तरंग ली ना, तो इसकी मैंने क्या मान लिया है कि परिणामी तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा m मान लिया, पूरे को लैम्डा m माना है। तो उसका आधा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा m/2 हो जाएगा। तो यहाँ के पैकेट में, इस पैकेट या इस बंडल में जो कण कहाँ पे होगा, या तो यहाँ से लेके वो यहाँ तक हो सकता है। तो उसकी स्थिति कितनी होगी, डेल x बराबर लैम्डा m/2। देखो एक बार और ये क्लियर हो गया।